हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आप इस वीडियो में सीखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। किसी भी एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। स्पेशली मैं ये वीडियो बना रहा हूँ एसएससी एग्जामिनेशन को फोकस करके, या फिर किसी भी एग्जामिनेशन के लिए आप अगर तैयारी करते हैं तो आपको ये फ़ायदा देगा। हमारे वीडियो को देखने का फ़ायदा क्या है? सबसे पहली बात कि आप क्लियर कट बातें समझते हैं। दूसरी बात, जेन्युइन डिस्कशन करता हूँ चीज़ों की, आपको जेन्युइन डिस्कशन मिलता है। तीसरी बात, एक ही वर्ड से रिलेटेड आप कई जानकारी प्राप्त करते हैं। चौथी, प्रोनाउंसिएशन आपको एकदम ऑथेंटिक मिलता है। इट्स अ गारंटी फ्रॉम आवर क्लास। तो ये एक अच्छी बात है आपके लिए कि आप अच्छी इंग्लिश बोलें, आप आसान इंग्लिश बोलें लेकिन सुंदर बोलें। तो इस सेशन को आप ध्यान से देखिए, आपको फ़ायदे होंगे। पार्ट फर्स्ट हमने कंप्लीट किया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर। इसे आप जाकर पॉपअप को टैप करके देख सकते हैं। तो आज का ये 11th नंबर वर्ड है हमारे सामने, वर्ड फॉर वर्ड, जिसको आप शाब्दिक कहते हैं, शब्दशः। ठीक है, यानी आप किसी चीज़ को अगर शब्दशः बोलते हैं, जैसा आपने पहले बोला था, अगर उसी चीज़ को आप शब्दशः रिपीट करते हैं तो शब्द शब्द बोलना, शाब्दिक तौर पर बोलना, जो जो शब्द आपने बोला था वही बोलना दूसरी बार, इसे हम ये कहते हैं। सामने देखिए, फिर प्रोनाउंसिएशन पर बात करेंगे। बहुत अच्छा शब्द है, ओके। और इसे हम पढ़ते हैं वर्बेटिम, वर्बेटिम। ठीक है, समझ में आया? अब इसको बहुत लोग वर्बेटिम पढ़ते हैं। अभी जो मैंने पढ़ा, आप खुद सोचिए, क्या ये तरीका ठीक है? क्या आपने इस वर्ड को सुना है? वर्बेटिम हम लोग बोलते हैं ऐसे। VERB वर्ब का अर्थ ही होता है शब्द। पहले ये चीज़ आपको जाननी चाहिए। वर्ब का अगर आप अर्थ देखेंगे डिक्शनरी में तो इसका अर्थ आपको मिलेगा शब्द। ठीक है, इसका अर्थ होता है ये। इसी से शब्द बनता है वर्बल। इसका क्या अर्थ होना चाहिए? शब्द से संबंधित। इसीलिए वर्बल रीजनिंग आप बनाते हैं। मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, वर्ब से संबंधित। ओके, और इसी से एक वर्ड क्या आ जाएगा हमारे सामने? नॉन वर्बल, यानी जिसमें शब्द नहीं होंगे। नॉन मीन्स नॉट, मीन्स नॉट इंक्लूडिंग वर्ड्स, शब्द का जिसमें समावेश ना हो। इसीलिए नॉन वर्बल रीजनिंग में आप पिक्चर्स वगैरह देखते होंगे। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आपने वर्ब वर्ड से देखा। तो इसका जो सही उच्चारण है वो है वर्बेटिम। ओके, वर्बेटिम, याद रहेगा। आइए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 12th में अगर अनेक शब्दों के बदले एक शब्द लिखना हो आपको, और कुछ क्वेश्चन ऐसा हो, विश टू डू, किसी चीज़ को करने की इच्छा रखना, लेकिन कैसी चीज़ हो, वो चीज़ अच्छी हो, किसी के लिए अच्छाई करना। विश टू डू गुड टू अदर्स, औरों के लिए कुछ हम अच्छा अगर सोचते हैं तो इसके लिए हम क्या शब्द बोलेंगे? सबसे पहले तो इसे आप परोपकार कहते हैं हिंदी में, यानी हित कामना आप कहते हैं, किसी के लिए हित सोचना, अच्छा सोचना। ठीक है, और इसके लिए वर्ड होगा हमारे पास BENEVOLENCE, बेनिवोलेंस। लेकिन इसको बेनिवोलेंस नहीं पढ़ते हैं, बिनेवोलेंस पढ़ते हैं, बिनेवोलेंस।
इसका उच्चारण मैं नीचे आपके लिख देता हूँ, जैसे बोल रहे हैं इसी स्टाइल में लिख रहे हैं। बिना, तो बी ब ह्रस्व ई का, न बोला हमने तो आ लिखेंगे, बिना। वलंस, व ये लिखेंगे और कुछ ऐसा न लगाएंगे हम, और फिर स लिखेंगे। दिस इज द रियल प्रोनाउंसिएशन, एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन। बिना वलंस, बिना वलंस। ओके, अगला है हमारा शब्द, तो इसका अर्थ हुआ परोपकार। किसी के लिए जब आप अच्छा सोचते हैं उसको हम लोग कहते हैं बिनेवलेंस, और ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ऑब्जेक्ट नंबर अब 13 देखते हैं, आइटम नंबर 13। क्वेश्चन कुछ ऐसे आएंगे आपको, whose meaning is difficult to understand। ऐसी चीज जिसे समझना मुश्किल हो, वो दुर्बोध हो आपके लिए। ओके, बोध मतलब समझने योग्य, दुर्बोध मतलब ना समझने योग्य। गूढ़ हो यानी कि बड़ा रहस्यमयी सा हो, इसके लिए आप शब्द कहते हैं एब्स्ट्रूज। ओके, मैं यहां लिखता हूं आपके लिए, दिस इज कॉल्ड एब्स्ट्रूज। ओके, इसे पढ़ेंगे कैसे, ध्यान रखना, एब्स्ट्रूस, एक्चुअली तो ऐसे पढ़ते हैं एब्स्ट्रूस। यहाँ हम अंत में एस ई के लिए साउंड बोलेंगे, एब्स्ट्रूस। ओके, ये वाला। 14th नंबर देखते हैं। एब्स्ट्रूस मीन्स समथिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हेन यू थिंक दैट इट इज इजी टू एक्सप्लेन। वास्तविक इसकी समझ ये है, हम उस चीज़ को एब्स्ट्रूस कहते हैं जो चीज़ समझने में मुश्किल है, लेकिन हम समझते हैं कि अगर हम उसका वर्णन करें तो आसान होगा। यानी उसे समझाना जब आसान लगे आपको लगेगा कि अच्छा इस चीज़ को तो समझाना बहुत आसान है, लेकिन जब आप समझाने की कोशिश करते हो तो आप उस चीज़ को डिफ़िकल्ट पाते हो। इस तौर पर हम उस चीज़ को एब्स्ट्रूस कहेंगे। ओके, 14th नंबर का वर्ड देखो। आपने देखा होगा टैंक में या फिर किसी ऐसी चीज़ में, डब्बे में, कि बाहर निकलने के लिए एक रास्ता होता है, चाहे लिक्विड के बाहर निकलने का या फिर किसी स्टीम के बाहर निकलने का। तो इस तरह के हम निकास को, इस तरह के बाहर निकलने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? ओके, इसको आप इंग्लिश में थोड़ी देर में कहेंगे, जो भी कहने वाले हैं। हिंदी में हम इसे निर्गम द्वार कहते हैं। ओके, निर्गम द्वार, जहाँ से कोई चीज़ बाहर निकले, एंड इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड आउटलेट। ओके, आउटलेट, लेट बोलेंगे, करेक्ट है। तो आपने इनलेट एंड आउटलेट देखा होगा, जब आप घर में पानी के टैंक खरीद कर लाते हैं तो आप देखे होंगे उसमें इनलेट और आउटलेट लिखा होता है। आउटलेट का क्या अर्थ है? जहाँ से एक ऐसा पाइप बाहर आएगा जिससे कि पानी बाहर की तरफ जाएगा। और इनलेट का क्या अर्थ है कि वो ऐसी जगह होगी जहाँ से कि पानी टैंक में भीतर की तरफ जाएगा। इन मीन्स इनसाइड। ओके, और लेट का आप अर्थ ऐसे समझ लें कि परमिशन दिया जा रहा है, क्योंकि लेट का अर्थ परमिशन होता है। लेट का अर्थ ही होता है परमिट करना। तो हम पानी को बाहर की तरफ परमिट कर रहे हैं आने के लिए, दैट इज आउटलेट। अब भीतर की तरफ हम परमिट कर रहे हैं जाने के लिए, दैट इज इनलेट। आउट का ऑपोजिट इन लिख देंगे। इतना आसान है चीज़ों को समझना। बहुत अच्छा शब्द है, कई बार पूछा भी गया है एसएससी के एग्जामिनेशन में।
जब आपको सोने की, नींद की जब ज़रूरत महसूस होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? यानी नींद की ज़रूरत आपको महसूस कब होगी? जब आप ठीक ढंग से सोए ना हो, यानी जब आप अनिद्रा को महसूस कर रहे हो। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा इसे। जब आप अनिद्रा महसूस कर रहे हो, ओके, और आपको बहुत ही आवश्यकता है नींद की, तो इस स्थिति को हम लोग, स्पेलिंग बड़े ध्यान से देखिएगा इसका, INSOMNIA, ध्यान से, यहाँ मैनिया नहीं लिखा है, इट इज़ इंसोम्निया। इंसोम्निया, इसको ढंग से पढ़िए, देखिए इसे क्या पढ़ते हैं। मैं इसको लिखता हूँ आपके लिए फोनेटिक्स में। दिस इज़ इन, अगर आप फोनेटिक्स समझते हो तो ये बहुत अच्छी बात होगी आपके लिए। दिस इज सॉ, इंसॉम, इंसॉम तक एक साथ पढ़ेंगे, और निया, इट इज़ लाइक दैट, ओके। इंसोम्निया, इंसोम्निया, ध्यान से पढ़िएगा, और स्पेलिंग पर विशेष ध्यान दिया जाए। MANIA नहीं है, क्योंकि सोमनम का अर्थ होता है नींद, सोना, स्लीप। SOMN, ये सब चीज़ जब आपको मिले तो आप समझिएगा नींद से संबंधित वो शब्द है। और इन मीन्स नॉट होता है, यानी नींद की स्थिति नहीं है, यानी अनिद्रा है। सो इट इज़ कॉल्ड इंसोम्निया, INSOMNIA। मैं फिर से कह रहा हूँ, सोमनिया की स्पेलिंग को आप ध्यान दे देंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 16। अगर हम ऐसी रीति रिवाज की बात करें जो किसी सोसाइटी का हिस्सा हो, वो समाज का वो ग्रुप उस तरह की आदत से, हम जिस भी आदत की बात करेंगे उस आदत से वो अभ्यस्त हो, तो किसी भी हम सामाजिक टुकड़े की, अगर हम एक शुरू दिनों से, बहुत पुराने समय से चली आ रही आदत, चले आ रहे उसके बिहेवियर की बात करें, तो उस तरह के बिहेवियर को हम, माफ़ करना, है बिहेवियर होगा, उस तरह के बिहेवियर को हम कस्टम कहते हैं इंग्लिश में, जिसको आप हिंदी में प्रथा कहते हो, ठीक है, या फिर आप रिवाज कहते हो, रिवाज, तो इंग्लिश में इसे हम कस्टम कहते हैं। कस्टम मीन्स पुराने समय से चला आ रहा रिवाज, किसी भी समाज का, पुराने समय से चली आ रही प्रथा किसी भी समाज की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, ये बहुत अच्छा वर्ड है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, पूछा भी गया है कई बार। यूज ऑफ माइल्ड वर्ड्स, कोमल शब्दों का इस्तेमाल, कोमल शब्दों का उपयोग कब, कैसे शब्दों के बदले, तो इन प्लेस ऑफ वर्ड्स रिक्वायर्ड बाय ट्रुथ, कि आप सत्य बोल रहे हो, किसी बात से संबंधित आप जो बातें कर रहे हो उनमें शब्द थोड़े से हार्श वर्ड सपोज यूज होने हैं, ठीक है, समझना है इसको। कि किसी का डेथ हो गया हो, अब आप कैसे बोलेंगे, डायरेक्टली तो नहीं कहेंगे ऐसे कि वह मर गया, ऐसा कहना थोड़ा अजीब सा लगता है और किसी को भी विह्वल कर सकता है ऐसे शब्दों का चयन। तो आप उसी को अच्छे से बोलते हैं कि उसका यहाँ से प्रस्थान हो गया, इस धरती को उसने गुड बाई कह दिया आज, ईश्वर ने उसे चुन लिया, ईश्वर ने उसे आज याद कर लिया, ईश्वर ने उसे आज बुला लिया। ये सारे तरीके होते हैं कहने के। यानी जब आप बुरे शब्दों को, जिससे कि सत्य ही बोला जाता, बात ठीक है, लेकिन आप उस शब्द की जगह पर
कोमल वचन का इस्तेमाल करते हैं, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जब बुरी चीज़ों को बताने के लिए, दुख देने वाली चीज़ों को बताने के लिए जब आप अच्छे शब्दों का, कोमल शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो उस तरह के शब्द को हम इंग्लिश में यूफेमिज्म कहते हैं। ओके, एक एक चीज़ समझाऊंगा भी, ध्यान दीजिए। आसान स्पेलिंग EUPHEMISM। EU का अर्थ ही होता है गुड, सुंदर, ठीक है। ये EU का अर्थ होता है गुड, और इज़म का देखो अर्थ होता है वाद, जिसको आप कहते हो या बिलीफ कहते हो। ऐसे इसका अर्थ तो बिलीफ होता है, लेकिन आपके लिए मैं हिंदी में यहाँ लिख देता हूँ वाद, ठीक है। यानी कि ऐसी स्थिति, एक ऐसी मान्यता जिसमें कि हम बुरी चीज़ों को, दुख देने वाली चीज़ों को हम कठोर शब्दों में ना बोलकर कोमल शब्दों में बोलें, कोमल वचन का इस्तेमाल करें। तो कोमल वचन का इस्तेमाल करना दुख देने वाली सच्चाई को, दुख देने वाले सत्य को बताने के लिए हम उसे इंग्लिश में यूफेमिज्म कहते हैं, यूफेमिज्म। ओके, आइए वर्ड नंबर 18 देखते हैं। मुझे बहुत भरोसा है कि आप वास्तव में सीख रहे होंगे। तो वो ट्रूप्स मतलब टुकड़ी होता है, सेना की टुकड़ी। तो सेना की ऐसी टुकड़ी जिसकी ट्रेनिंग हुई हो किसी भी युद्ध स्थल पर या फिर दुश्मनों के बीच पैराशूट से पहुंचने के लिए। सेना की टुकड़ी का जब ट्रेनिंग हुआ हो किसी युद्ध स्थल पर या दुश्मनों के बीच पैराशूट के जरिए पहुंचने का, ऐसी ट्रेनिंग हुई हो, तो उस तरह के हम सेना की टुकड़ी को हिंदी में हम छतरी सेना कहते हैं। ओके, छतरी सेना। छतरी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पैराशूट जब खुलता है तो पैराशूट के खुलने से हम देखते हैं एक छाता जैसी स्थिति बनती है, एक छतरी जैसी स्थिति बनती है, इसलिए उस तरह की सेना को हम छतरी सेना कहते हैं। और इंग्लिश में हम इसे ही पैरा ट्रूप्स कहते हैं। इसमें बहुत ख़ास बात बताता हूँ, ध्यान देना कि अगर हम अमेरिकन इंग्लिश की बात करें, ओके, और एक तरफ अगर हम ब्रिटिश इंग्लिश की बात करें इस शब्द के कॉन्टेक्स्ट में, तो हम अमेरिकन इंग्लिश में देखते हैं शब्द है हमारे पास पैराट्रूपर। ओके, इसमें आप अगर एस लगाते हैं तो प्लूरल बन जाएगा पैराट्रूपर्स, ये वर्ड करेक्ट है। लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में हम इसी को ओनली पैराट्रूप कहते हैं, और अगर आप प्लूरल इसका बनाएंगे तो एस लगाएंगे। तो पैराट्रूपर कहिए या पैराट्रूप कहिए, यानी पैराट्रूपर्स कहिए या फिर पैराट्रूप्स कहिए, दोनों ही शब्द करेक्ट है, लेकिन एक अमेरिकन इंग्लिश की और एक ब्रिटिश इंग्लिश की बात हो जाती है। यानी सेना की ऐसी टुकड़ी जो पैराशूट के ज़रिए सीधे युद्ध स्थल में कूदती है, ऊपर से छलांग लगाती है, पैराशूट के ज़रिए पहुंचती है युद्ध स्थल पर या दुश्मनों के बीच, तो इस तरह की सेना की टुकड़ी को हम पैराट्रूप्स कहते हैं, ठीक है। तो पैराशूट से आप शब्द ले लेंगे पैरा, और ट्रूप मतलब तो समझ ही रहे, सेना की टुकड़ी। यानी सेना की टुकड़ी जो पैराशूट से पहुँचे उसे हम पैराट्रूप कहेंगे। आसान है ये, पैरा प्लस ट्रूप मिलकर एक शब्द मिल गया, दैट इज पैराट्रूप। देखोगे तो सीखोगे, समझोगे, और अपने साथ कोई हड़बड़ी नहीं होती है, आराम से चीज़ों को समझें। एक बार अगर समझ बन गई है आपकी तो निश्चित तौर पर आप बहुत अच्छा करेंगे। नेक्स्ट नंबर हम क्वेश्चन की अगर बात करें, दैट इज़, ये बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है, इसे आप ध्यान से समझेंगे। मैं इसकी ओरिजिनलिटी बताऊंगा कि इस चीज़ का हम इस्तेमाल कब करते हैं, ध्यान से समझना। आप नॉर्मली तो इसे हिंदी में कह सकते हो दुलारना, है ना। किसी को हम दुलारते हैं, किसी को हम प्रेम से स्पर्श करते हैं,
और इंग्लिश में इसे हम कहेंगे फॉन्डल। लेकिन पूरी बात इसकी समझनी ज़रूरी होगी और बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या? अब गौर करो, इसमें शब्द है फॉन्ट। और फॉन्ट मतलब क्या होता है? पसंद। आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, आई एम फॉन्ड ऑफ कॉफ़ी, आई एम फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग। मैं सफ़र करने का, मैं यात्रा करने का शौकीन हूँ। तो फॉन्ट मतलब कहीं ना कहीं पसंद करना। यानी इसी फॉन्ट वर्ड में हमने LE लगा दिया, बन गया फॉन्डल। लेकिन इसका अर्थ क्या है कि जब आप किसी को बहुत ही प्रेम से छूते हैं, लविंगली जब छूते हैं आप किसी को, यानी जब आप किसी को सेक्सुअली छूते हैं या किसी को आप बहुत ही जेंटली छूते हैं, जो डिक्शनरी हमें मीनिंग बताती है, तो इस तरह की स्थिति को, इस तरह के स्पर्श को हम फॉन्डल कहते हैं। करेक्ट? इस तरह का स्पर्श करने को हम फॉन्डल कहते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है और आज का ये लास्ट वर्ड हमारे लिए होगा, आई थिंक। अभी हमने पूरी तरह से चीज़ों को देखी नहीं है यहाँ। इसके लिए हालांकि आप शब्द और भी यूज़ कर सकते हैं। एक शब्द और आता है आपके लिए, जिसे दिमाग में आ रहा है, CARESS। इसके आप अगर कमेंट में मुझे बताएंगे कि प्रोनाउंसिएशन क्या होना चाहिए तो बड़ी अच्छी बात होगी। आप खुद सोचेंगे कि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होना चाहिए, और अगर मैं इसकी प्रोनाउंसिएशन आपको ना बताऊं तो ज़रूर आप खोजेंगे और ये इंटरेस्टिंग होगा जाना। CARE तो केयर होता है, लेकिन ध्यान रखिए ये केयरएस नहीं है। इट इज़ नॉट केयरएस। मैं छोड़ता हूँ आप पर, देखता हूँ आप कितने कंसस हैं, आप कितना अच्छा सीखते हैं और कमेंट में क्या लिखते हैं। हम लोग नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ेंगे। तो अभी जो हमने ये शब्द लिखा है ना, CARESS, इसका भी अर्थ फॉन्डल ही होता है। सेम अर्थ है। किसी को जब आप प्यार से स्पर्श करते हैं, किसी को जब दुलारते हैं, दैट इज कॉल्ड फॉन्डल। एंड वो तो आपको बताना है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। एक ऐसी कहानी जो बहुत ही पुरानी कहानी हो, पारंपरिक कहानी हो, इसकी बहुत ही गाढ़ी समझ हमें लेनी ज़रूरी है। सो अ ट्रेडिशनल स्टोरी related to deities। ध्यान रखिए, जो अभी ये मैं शब्द लिख रहा हूँ जस्ट, DEITIES, इसको पढ़ते हैं deity, और ES लगा है तो deities। deities का अर्थ होता है ईश्वर, भगवान, गॉड्स। ठीक है, इसकी आप मीनिंग यहाँ लिख लीजिए। deities का अर्थ है गॉड्स या गॉडेसेस भी बोलते हैं। नॉर्मली आप गॉड्स याद रख सकते हैं। तो ईश्वर से जुड़ी एक पारंपरिक कहानी। अब ईश्वर से जुड़ी पारंपरिक कहानी यानी पौराणिक कथा, जिसे आप हिंदी में कहते हैं। आप बहुत ध्यान से इसे समझेंगे और आप समझते भी हैं इसे, कि पौराणिक कथाओं पर हमें विश्वास कम होता है। वो सत्य हो भी सकती है कहानी, कथाएं, ठीक है, यानी कि ऐसी कहानी जो एग्जिस्ट भी करती हो या किसी के लिए गलत भी हो सकती है। तो ऐसी पौराणिक कहानी जो किसी के लिए सही लगे, किसी के लिए गलत लगे, और ईश्वर से जुड़ी हुई कहानी हो, तो उसे हम मिथ कहते हैं। यस, यू हर्ड इट राइटली, MYTH, आपने सुना भी होगा। लेकिन इससे संबंधित बातें समझिए आप। मिथ बहुत ही कमाल की चीज़ है। सबसे पहली बात कि मिथ किसके लिए संभव है? तो मिथ या तो ईश्वर के कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है, गॉड, या तो किसी ब्रेव पर्सन, इसके कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है। यानी मिथ यानी पौराणिक कथा या तो ईश्वर से संबंधित होती है या तो किसी साहसी इंसान से संबंधित होती है। ठीक है, अगर ये मिथ ईश्वर से संबंधित है तो ये निश्चित तौर पर नेचुरल होगा। यानी मिथ का नेचर कैसा हो सकता है? मिथ का नेचर नेचुरल हो सकता है। और अगर ये किसी
ब्रेव पर्सन से संबंधित है तो मिथ का नेचर कैसा होगा? तो मिथ का नेचर हिस्टोरिकल हो सकता है। ओके, हमें नेचर ऑफ मिथ समझ में आना चाहिए, ये बिल्कुल आप ध्यान में रखिए। ये दो बातें वास्तव में इसकी कमाल की बातें हैं, क्योंकि आप सोच कर देखें, अगर कोई इंसान जो कि बहुत पौराणिक हो, बहुत पहले का इंसान हो, और उसकी हम साहस भरी कहानी सुन रहे हैं, उसकी साहसपूर्ण पूर्ण क्षमता हम देख रहे हैं, हम उसकी ब्रेवरी की बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वो हिस्टोरिकल होगी, ऐतिहासिक बात होगी। तो मिथ ऐतिहासिक भी हो सकती है, मिथ नेचुरल भी हो सकती है, प्राकृतिक भी हो सकती है। मिथ दो ही चीज़ों के बारे में बात करती है, या तो ईश्वर के बारे में, गॉड के बारे में, या तो ब्रेव पर्सन के बारे में। तो थैंक यू सो मच, हमने इस सेशन को देखा और बहुत सी सारी चीज़ें हमने यहाँ पर समझी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर इन्वेस्टिंग योर टाइम। इसी तरह आप अपने वीडियो को देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद। थैंक यू।